हमारा राज्य उत्तर प्रदेश। हमारा राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में ईवीएस क्लास 4th एससीईआरटी बुक में दिया गया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं। यानी ईवीएस के जो आपकी एससीईआरटी बुक है क्लास 4th की, उसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, उस बुक से जितने भी पॉइंट पेपर में बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखेंगे। चाहे पड़ोसी देश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की भाबर एवं तराई के बारे में बात कर लें, यानी कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है, कौन कौन से क्या कहते हैं मैदान हैं यहाँ पे। इसके अलावा दक्षिण के पठार के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पहली रेल कौन सी चली थी यानी उत्तर प्रदेश से जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, हम सारे पॉइंट को आज कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि पता है हम लोग एससीईआरटी फिल्टर सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में आपका करवा चुका था, जो कि एससीईआरटी ईवीएस क्लास 4th की बुक के 3 पार्ट मैंने कवर करवा दिया था। आज इसका पार्ट 4 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारा राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि या तो आपका ये तो आपके ईवीएस क्लास 4th की बुक में दिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा टॉपिक है। और आपको पता है पेपर में यूपी स्पेशल, हम लोग यूपी स्पेशल की बात करें तो पेपर में यूपी स्पेशल से आपके 9 से 10 नंबर पेपर में आने वाले हैं। इस बार तो इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश से अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भौतिक संरचना क्या है, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, प्रमुख संगठन और संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, जनगणना क्या होती है, वो सब हम लोग उत्तर प्रदेश की जो स्पेशल फिल्टर से चलाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज आपकी जो एससीईआरटी क्लास 4th प्राइमरी की ईवीएस की बुक है, इसमें आपको कुछ पॉइंट दिए गए थे हमारा राज्य उत्तर प्रदेश से, तो इसको भी हमको कवर करना जरूरी था, क्योंकि हम लोग एससीईआरटी बुक की पूरे चैप्टर को 4 to 8 की सारी बुकों को कवर कर रहे हैं। तो उसमें अब जितने भी पॉइंट आएंगे तो हमको कवर तो करना ही है। तो एक बार हम लोग यहाँ हमारा राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में जितना भी पॉइंट दिया गया है ईवीएस बुक में क्लास 4th की, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग यूपी स्पेशल सीरीज चलाएंगे आने वाले 1-2 दिनों में, यानी लगभग 7 से 8 तारीख से आपकी यूपी स्पेशल क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें 15 से 20 वीडियो में आपके पूरे उत्तर प्रदेश में उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, इतनी गारंटी देता हूं। अगर आप 15-20 वीडियोस को देख लेंगे उत्तर प्रदेश का, उससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं बनेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो पहला पॉइंट बनता है, तो हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, हमारा राज्य उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें हमको पता होनी चाहिए, यानी इसकी राजनीतिक और भौतिक संरचना के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो भारत के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह भारत के उत्तर में स्थित है। किसके? भारत के। ये भारत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर में। तो भारत के उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश स्थित है, या कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश हमारा, या भारत के उत्तर में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत में कुल कितने राज्य हैं आपको बता सकते हैं? आप लोग कमेंट बताइए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य, और यूटी कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपके 8 यूटी हैं। क्या हैं? आपके 8 यूटी हैं। यानी हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में टोटल 28 राज्य हैं और 8 यूटी प्रदेश हैं, सॉरी यूटी केंद्र शासित हैं, ठीक, यूनियन टेरिटरी जिसको हम लोग कहते हैं। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। तो उत्तर प्रदेश में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हैं। उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ये पॉइंट आपकी बुक में दिए गए थे, ठीक। जिस स्थान पे किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा, जिस स्थान पे किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, तो उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी है बता सकते हैं आप? सभी लोग कमेंट में बताइए, उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी है, बताइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे होंगे आप, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। अभी हम लोग इस पर आगे और बात करेंगे। तो इसमें
3 पॉइंट और आप लोग जानते रहिए। अभी हम लोग उत्तर डिटेल में पढ़ेंगे, वो आपकी बुक में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं उसको आपको बता देता हूँ। हम लोग बात करें, ये आपका बन गया, ठीक, ये आपका बन गया। तो उत्तर जिला, ये आपका हो गया दक्षिणी जिला हो गया, और दक्षिणी के बाद आपका पश्चिमी जिला हो गया, और पश्चिमी के बाद आपका पूर्वी जिला हो गया। ये 4 जिले के नाम आपको पता होना चाहिए। अगर उत्तरी जिला का बात करा जाए तो सहारनपुर, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, उत्तरी जिला क्या है आपका, सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला का बात करें हम लोग तो सोनभद्र है, और पूर्वी का बात करें तो बलिया है। अभी हम आपको ऊपर दिखाएंगे फिगर में। चलिए ऐसे देखिए, आपका उत्तरी जिला क्या हो गया, सहारनपुर हो गया, ठीक। पूर्वी जिला क्या हो गया आपका, पूर्वी जिला आपका बलिया हो गया, और दक्षिणी जिला क्या हो गया, सोनभद्र हो गया, आपको नीचे दिख रहा होगा सोनभद्र। और पश्चिमी जिला की बात करें हम लोग तो बताइए पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी जिला की बात करें जिला की तो शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, शामली हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, और दक्षिणी जिला सोनभद्र, पूर्वी जिला बलिया, और पश्चिमी जिला शामली, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। तो उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। वर्तमान में इसमें 75 जनपद हैं। वर्तमान में इसमें कितने जनपद हैं, 75 जनपद हैं। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, सभी जनपदों के नाम इसमें दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं। कितने जनपद हैं, और बताइए कितने हैं, टोटल 75 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, एक पॉइंट आपको और पता होना चाहिए। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया था, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए। 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है। 2,40,928 किलोमीटर या उत्तर प्रदेश का आपका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य है। वर्तमान में इसमें 75 जनपद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची नीची भूमि है तो कहीं समतल मैदान है। इस प्रकार बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। तो उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटते हैं, 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। भाबर एवं तराई हो गया आपका, गंगा यमुना का मैदान हो गया, दक्षिणी पठार हो गया। क्या हो गया आपका, दक्षिणी पठार हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र की हम लोग बात कर लें तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की बात करें तो हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई आपका स्थित है। तो हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में और मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई स्थित है आपका। हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है, और नदियाँ पहाड़ों से लाए गए रोड़े और पत्थरों और मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा करती रहती हैं। रोड़े, पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। इसी का निचला भाग तराई है। तराई में रोड़े पत्थर नहीं हैं। तराई क्षेत्र में ज़मीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहती है। यह क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, भाबर हम और तराई की हम लोग बात करें तो हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में जो आपका मैदानी भाग है तो उत्तर में भाबर एवं तराई है, और हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियाँ पहाड़ों से लाए गए रोड़े, पत्थरों व मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा करती रहती हैं। रोड़े, पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। इसी का निचला भाग तराई है। तराई में रोड़े पत्थर नहीं हैं। तराई क्षेत्र में ज़मीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहता है। यह क्षेत्र आपका सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, यानी इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या पेपर में कई बार प्रश्न बन चुका है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिएगा। यह प्रश्न पेपर में कई बार बन चुका है। यूपी टेट में पूछा गया है प्रश्न आपका, और सुपर टेट में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इस कारण घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, साखू, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, सेमल, रोलवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो जो इस क्षेत्र में आपका वर्षा अधिक होती है, इस कारण घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, साखू, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, सेमल या रोलवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं और कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं आपको। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। तो इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती रहती है। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। गंगा यमुना का मैदान की बात करें हम लोग, तो भाबर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैला यह समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो भाबर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैला यह समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यहाँ क्षेत्र बहुत अधिक उपजाऊ है। तो यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही उपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। कृषि के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलास, बबूल, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख भी रहे होंगे। अब हम लोग दक्षिण के पठार के बारे में बात करते हैं। दक्षिण के पठार की बात की जाए तो ज़मीन से ऊंचे उठे जिसको चैरस कर लीजिएगा आप लोग। ज़मीन से ऊंचे उठे चैरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का एक पठारी भाग स्थित है। इस भाग में जगह जगह छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियाँ हैं। यह क्षेत्र बहुत ऊबड़ खाबड़ है। इनके बीच में कहीं कहीं समतल मैदान भी है। यहाँ अधिक गर्मी भी पड़ती है। तो क्या होती है, यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। वर्षा के कमी के कारण यहाँ प्रायः सूखा पड़ता है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। यह ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, कुछ भाग मिर्ज़ापुर, चंदौली, कुछ भाग एवं सोनभद्र जनपदों में फैला हुआ है। तो यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार होता है। यह जो है आपका ललितपुर में, झांसी में, जालौन में, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का कुछ भाग, मिर्ज़ापुर, चंदौली कुछ भाग एवं सोनभद्र जनपदों में फैला हुआ है। वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच में कटीली झाड़ियाँ और मोटी घासों के क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष तेंदू, बबूल, सेहूर, खैर, खेजड़ा आदि हैं। हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलकर बहने वाली नदियाँ इस मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। तो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलकर जो नदियाँ बहती हैं इस मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। तो जहाँ पे गंगा यमुना मिलती हैं, यमुना नदी, वहाँ पे क्या होता है, यमुना नदी और गंगा नदी के मिलने से संगम, उस स्थान को संगम कहते हैं। जैसे इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी में मिलती हैं, इस संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। तो क्या लगता है, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, जो कि 12 वर्ष पे लगता है। हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा भी था, कुंभ मेला 12 वर्ष पे लगता है। और उसके बाद अर्ध कुंभ की बात करें तो 6 वर्ष पे लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसा फिगर में देख रहे होंगे या कुंभ मेला है। इस बार कुंभ मेला आपका 2025 में लगने वाला है ना। कुंभ मेला की प्रयागराज में तैयारी भी स्टार्ट हो गई होगी। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती या रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा, काली, केन आदि नदियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों की बात की जाए, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। ऐसे आपको विकल्प में 3-4 विकल्प दे दिए जाएंगे। इसमें से पूछा जाएगा ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है या बहती है। तो उत्तर प्रदेश से बहने वाली प्रमुख नदियों की बात की जाए
तो ज़्यादा प्रश्न आपका गंगा से पूछा जा सकता है। गंगा की लंबाई कितनी है, अभी हम लोग इसको उत्तर प्रदेश का जब पढ़ेंगे विस्तार से तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ईवीएस में जो आपके मेन पॉइंट हैं, एससीईआरटी बुक क्लास 4 जो कि प्राइमरी की बुक है आपकी, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो अभी हमको जो मेन पॉइंट बुक में दिया गया है वही हम लोग कवर करेंगे। यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा काली, केन आदि नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से बहती हैं, जैसा कि आप लोग मैप में देख भी रहे होंगे। अपने प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 है। तो अपने प्रदेश से होकर गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH संख्या 2 है, या कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिमी गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी से मिलता है। हमारे देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे जो देश में उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में ही है। तो हमारे देश में अगर रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई की बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी की बात की जाए तो यह प्रश्न अभी यूपी टेट में आपका पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी सन 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली थी। तो उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी की बात की जाएगी तो सन 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली थी। यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, तो हमारे प्रदेश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं जिसमें आपका हो गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर, वाराणसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी, लखनऊ चकेरी हवाई अड्डा, कानपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा आगरा, और बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियां भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियां हैं। अपने प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या नेशनल वाटरवे कहते हैं। तो अपने प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 या नेशनल वाटरवे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद के बारे में बात करें तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद जनपद में निवास करती है। यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है तथा सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद जनपद में निवास करती है। तो यह आपके ईवीएस क्लास 4 में हमारा उत्तर प्रदेश करके एक चैप्टर दिया हुआ था, जिसमें से जितने भी मेन पॉइंट बनते थे प्राइमरी ईवीएस एससीईआरटी क्लास 4 की बुक को हमने कवर किया। एक बार हम आपको उत्तर प्रदेश से कुछ बारे में और कुछ बता देते हैं, आपको वो भी पॉइंट पता होना चाहिए, उस पर रिवाइज करवा देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यह भारत के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूटी प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश का आकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? अगर उत्तर प्रदेश की आकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। कैसा है? लंबवत है, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर है। कितना है? 650 किलोमीटर है। और चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर है। कितना है? 240 किलोमीटर। अभी हमने आगे आपको पढ़ा दिया था, गलती से हमने 2650 बता दिया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है तो 650 किलोमीटर है, चौड़ाई 240 किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा कुछ पॉइंट और बनते हैं, जैसे आपका हो गया अगर हम लोग पूर्वी जिला की बात करें, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, तो पूर्वी जिला आपका कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। दक्षिणी जिला की बात करें तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। आपका उत्तरी जिला की बात करें तो सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। और अगर आपका हम पश्चिमी जिला की बात करें तो आपका शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल या भारत के क्षेत्रफल का कितना है, उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, यह प्रश्न में पेपर में कई बार पूछा गया है।
तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहले पे कौन है? पहले पे राजस्थान है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे पे मध्य प्रदेश एमपी है आपका। तीसरे पे बात करें महाराष्ट्र है। चौथे पे आपका यूपी है और पाँचवें पे आपका गुजरात है। ये आपके पता होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा या भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो 7.33% है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको पूछा जाएगा, आगे हम लोग बात करेंगे, अभी उत्तर प्रदेश का जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। अभी आपके जो SCERT बुक में दिया गया था इतना मैंने आपको पूरा कवर करवा दिया। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर SCERT का संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है। SCERT बुक क्लास 4 का संपूर्ण निचोड़ मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसका मैं PDF बना के आपको कर रहा हूँ। जैसे ही क्लास 4 की आपकी EVS की बुक समाप्त होगी, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या आप लोग वैसे भी सर्च कर सकते हैं टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम ओवरलोड सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारे टेलीग्राम का मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे ही क्लास 4 की, इसके बाद मैंने 4 पार्ट आपका करवा दिया, अब लगभग 1 पार्ट या 2 पार्ट में और आएगा, आपकी क्लास 4 की EVS की बुक समाप्त हो जाएगी। और वहाँ पे आपकी हमारा इतिहास की बुक अलग से चल रही है। क्लास 6 की मैं हिस्ट्री करवा रहा हूँ, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। जैसे क्लास 6 समाप्त होगी 7, 8, यानी मैं पूरी SCERT बुक आपकी इतिहास, भूगोल, साइंस की और मैथ की और आपकी EVS की कवर करवा दूंगा। यहाँ से पेपर में प्रश्न आपके बनते हैं। अगर आपको यूपी टेस्ट, सुपर टेस्ट पास करना है तो SCERT बुक का पूरा निचोड़ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।